हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रख रहे होगे, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। सर्दी, धूप, बारिश सब एक साथ हो रहा है यहाँ दिल्ली में। तो ठीक, तो अपनी अपनी सेहत का भी बिल्कुल ध्यान रखो। अब हम लोग ऑलमोस्ट अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स की। हमारा लास्ट चैप्टर है उस बुक का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के हम टोटल 2 लेक्चर करेंगे। अब 2 लेक्चर्स का जो फॉर्मेट रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही करेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी में ही एक सब टॉपिक आता है सुपरपोजिशन, कि आप मल्टीपल एक साथ अगर फोर्सेस हैं तो उनको कैसे डील करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेशन तो नहीं, बट हम लोग हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर के फाइनल रिजल्ट्स देखेंगे। हॉलो स्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर के। उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें ये आपकी डेप्थ के साथ कैसे चेंज हो रही है वो देखेंगे, और हाइट के साथ कैसे चेंज हो रही है वो देखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हमारे आज के सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, और इसी के ही फिर हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, या फिर हमारे एग्जाम्स में कैसे आ रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे हमें उसका काम करना है। हम लोग ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो, जो आपका मन है, सब बढ़िया है। अब इसने बोला क्या था पहले वो देखते हैं। ये कहता है कि आपके नेचर में जितनी भी मास वाली बॉडीज हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपके पास मास वाली बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आएगा अपने पास। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। of gravitation states that there is a force of attraction between two bodies having mass। कैसे? अपने पास एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, और अपने पास एक बॉडी ये है, इसका मास m2 है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से r सेपरेशन पर प्लेस्ड हैं। तो वो क्या कह रहा है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी, और इसको हमने ग्रेविटेशन फोर्स बोला। तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला पॉइंट क्या है इसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of separation between them, to the square of separation
बिटवीन देम। तो अगर मैंने बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मासेस है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन देम। तो आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब जब हमने इन दोनों को क्लब करा तो मेरे पास क्या आया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर है। ठीक, तो ये क्या बना, F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आप कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। G क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसकी SI यूनिट कैसे लिखेंगे, पहले मैं G का फॉर्मूला बनवा देती हूँ यहां से आपको। G का फॉर्मूला क्या बन रहा है अपने पास, F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो F क्या है मेरे पास, न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे 2 kg है तो kg की पावर क्या हो जाएगी अपने पास -2। ये है मेरे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है, G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये तो हुई इसकी बात। M अपने पास मास ऑफ द बॉडीज हो गया, SI यूनिट kg, R अपने पास सेपरेशन ऑफ बॉडी, SI यूनिट मीटर, एंड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, न्यूटन है। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है पॉइंट मासेस के लिए, या फिर आप अगर ऐसी कोई 2 बॉडीज ले रहे हो जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं इन कंपैरिजन टू देयर रेडियसेस, उनके शेप के, उनकी साइज के हिसाब से वो 2 बॉडीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं, ऐसी बॉडीज को कंसिडर कर सकते हो पॉइंट मासेस। ये फॉर्मूला उनके लिए वैलिड है। अगर मैं बोलूं कि मेरे बहुत क्लोज डिस्टेंस में 2 कॉन्टिन्यूअस बॉडीज रखी हैं तो हमें वहां इंटीग्रेशन वाले मेथड से जाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, इसमें इंटीग्रल फॉर्म करेंगे हम लोग उसकी। ठीक है, अब इसकी कुछ कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि मेरे पास ये कैसी फोर्स है। पहला, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। occurs in action reaction pair। तो मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या था, हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा था कि अगर मेरी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स हुई फोर्स बिटवीन एनी 2 बॉडीज डज नॉट डिपेंड on the presence of any other body। मतलब अगर मेरे पास 3 बॉडीज हैं m1 m2 m3, m1 जो फोर्स m2 पर लगा रहा होगा उसका m3 से कोई लेना देना नहीं है, m3 का होना ना होना एक बराबर है। उसकी प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस से m1 m2 के फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जो दोनों आपस में लगा रहे थे। नेट फोर्स की बात मैं यहां नहीं कर रही। दूसरा,
मीडियम की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा मीडियम की वजह से फर्क? देखो, मेरी जो बॉडी का मास है वो मीडियम में चेंज नहीं हो रहा, उनका सेपरेशन हम मीडियम में चेंज नहीं कर रहे। और हमने पढ़ा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब वो हर मीडियम में, हर प्लैनेट पर सेम ही होगा। तो अगर सेम है, सारे फैक्टर्स सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो मैं किसी भी मीडियम में ले जाके रख दूं अपने मासेस को, उनके जो बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है वो कभी चेंज नहीं होने वाला, अनटिल एंड अनलेस आप उनका सेपरेशन चेंज नहीं करते हो। ठीक, तो फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो एक बार रिकॉल करो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अट्रैक्टिव फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, एक्शन रिएक्शन पेयर में आता है, कंजर्वेटिव है, कोई भी दो बॉडीज के बीच का फोर्स तीसरी बॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस से चेंज नहीं होता, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, एक्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू बॉडीज। जैसे मैंने इस डायग्राम में बनाया था, देखो मैंने दो बॉडीज के सेंटर को जिस लाइन से कनेक्ट करा, मैंने फोर्स को उसी डायरेक्शन में दिखाया है, उसी लाइन के अलोंग दिखाया है। अब M1 अट्रैक्ट कर रहा होगा M2 को, तो ये वाली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और मैं बोलूं कि M2 ने अट्रैक्ट करा है M1 को, तो ये वाला फोर्स जाएगा हमारे पास। ये हुई कहानी यहां तक की। अब अगर मेरे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, मल्टीपल मासेस रखे हुए हैं नेचर में, यहां मैंने M1 फिक्स कर दिया। अब मैंने बोला है कि अपने पास यहां कहीं M2 है, ये M3 है, ये M4 है। ऐसे करते करते Mn फोर्सेस रखे हैं, Rn सेपरेशन पर R4, R3 और ये हो गया R2। तो मेरे पास जो नेट फोर्स ऑन M आएगी, फोर्स ऑन M1 बतानी है। ठीक है, तो M2 अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, सारी की सारी बॉडीज M1 को अट्रैक्ट करेंगी। तो मेरे पास फोर्स क्या बन जाएगी, F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन F1n, जितनी भी मेरी M1 पे फोर्स लग रही है, ये बना हमारा। और फिर हमने वेक्टर्स पढ़ा था कि वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमने निकालना सीखा था चैप्टर नंबर 4 में, जब हम लोगों ने मोशन इन प्लेन करा था। ठीक है, चलो इसके अब इसमें दो बातें और ध्यान रखनी है। कौन कौन सी दो बातें हैं? जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये क्या है आपकी, इट इज द फोर्स एक्टिंग टू मैसिव बॉडीज। मतलब ऐसी कोई भी दो बॉडीज हो सकती हैं जिनके पास मास है। ठीक, अब ये एक वर्ड हम ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो ये ग्रेविटी से कैसे अलग है? ग्रेविटी भी फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इट इज द gravitational force by which earth attracts any body towards it। तो जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन उसमें हमने जो एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा अर्थ था,
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लोग बेसिक डेफिनेशन देते हैं तो हम बोलते हैं कि उसमें कोई भी दो मैसिव बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है, ऐसी बॉडीज के बीच में जब फोर्स लग रहा है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चन 1 क्या है, टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 kg। तो हमने लिखा m1 इज इक्वल्स टू 10 kg एंड m2 इज इक्वल्स टू 10 kg। ईच आर प्लेस्ड, कितने सेपरेशन पर रखी हैं ये दोनों, 100 मीटर पर रखी हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो हमें F निकालना है, तो F का फॉर्मूला क्या हुआ, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मैंने इनकी वैल्यूज रखी, अपने पास आया F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई मास 1 10, मास 2 भी 10, सेपरेशन का स्क्वायर दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 100। तो ये दो जीरो से तो ये कैंसिल, नीचे 10 की पावर 2 है प्लस का, तो ऊपर जाके -2 बनेगा, तो -11 -2। मेरे पास फोर्स कितनी आ गई, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -13 न्यूटन। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से m1 अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से m2 भी उसको अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो उसने बोला है दो सॉलिड स्फेयर हैं ऑफ सेम साइज। सेम साइज मतलब दोनों का जो आर है वो क्या है, सेम है। ऑफ अ सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड, सर्टेन मेटल और उसने सॉलिड स्फेयर सेम साइज, तो इसका मतलब उसने क्या दे रखा है, डेंसिटी भी हमें क्या दे रखी है, अलग अलग है, सर्टेन मेटल्स दिया है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, देखो हमें पता है सेम साइज और उसने मेटल्स की बात करी है, तो हम मास कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। m2 कितना हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी 2 4/3 पाई आर 3 आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अब वो जिस तरीके से रखे हैं वो क्या है, एक मेटल ये है मेरे पास m1, एक हमारे पास ये है m2। उसने क्या बोला है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, तो अगर एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है तो ऐसे रखे होंगे। इधर आया m2। अब उसने क्या बोला है, यहां से यहां तक के लिए निकालना है, तो ये रेडियस r और ये भी रेडियस क्या हो गई हमारे पास, r हो गई। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2r। तो हमने लिखा F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय 2r का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो G मास 1 की जगह लिखा मैंने डेंसिटी 1 4/3 पाई आर क्यूब इंटू मास 2 की जगह लिखा डेंसिटी 2 इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब मल्टीप्लाई 1/2r स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 4r स्क्वायर। तो मुझे क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंडेंसी दिखानी है, तो मैं क्या बोलूं, F इज इक्वल्स टू सबको बाकी को कांस्टेंट माना मैंने k, ऊपर बनी r की पावर 6, नीचे बना r स्क्वायर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 आ गया। ठीक है, यही उसने बोला था कि 4th पावर ऑफ देयर रेडियस पे वो डिपेंड करेगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो उसने क्या बोला है, द फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg ड्यू टू 3 kg एंड 4 kg। 2 kg पर फोर्स निकालना है 3 और 4 की वजह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 kg पे फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। 3 kg 2 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और 4 kg अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको उस डायरेक्शन में। तो मैंने लिखा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, G इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, कितना हो गया ये, G मल्टीप्लाई m1 कितना है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई m2 कितना है 4, सेपरेशन कितना है इनका 2 स्क्वायर दैट इज 2G, और डायरेक्शन किधर है मेरे पास, प्लस आई कैप की डायरेक्शन। अब मैंने F2 निकाला 3 से, कितना हो जाएगा G 2 इंटू 3
डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये आया 2g/3 न्यूटन और माइनस आई कैप डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट। नेट फोर्स पूछा है तो हमारे पास एफ नेट कितना हो जाएगा, F2 और 4 वाला प्लस F2 और 3 वाला। वैल्यूज कितनी आई 2g आई कैप माइनस 2g/3। मैंने वो डायरेक्शन का माइनस पहले ही ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6g माइनस 2g/3 आई कैप, दैट इज 4/3g आई कैप। ये क्या हो गया मेरे पास एफ नेट, और हम इसमें g की वैल्यू रखेंगे कितनी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m रोटेट्स अबाउट अ वेरी लार्ज एंड हेवी ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M। एक मेरे पास बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, और इसके अराउंड एक मेरा छोटा ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो रोटेट करता है, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड v0, और इसकी स्पीड कितनी है कांस्टेंट स्पीड v0 से रोटेट कर रहा है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो वो मुझसे क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन में रेडियस बता दो, तो हम रेडियस लिया हमने ये वाला। भाई रेडियस जो भी होगा वो मेरे सेंटर से जाना चाहिए था। अब ये दो मास वाली बॉडीज है, इसका मतलब ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होंगी, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी माय सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको घुमा रहा होगा। तो मेरे पास एफ जी कितना आया जी एम स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, और एफ सेंटीपिटल क्या लिखोगे आप m v0 का स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। और हमने पढ़ा था सेंटीपिटल फोर्स इज नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, तो m वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही तो कर रहा है, और इसी फोर्स की वजह से वो चक्कर लगा रहा है इसके। तो हमारे पास क्या हुआ एफ जी इज इक्वल्स टू एफ सी, कितना हो जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट का स्क्वायर बाय आर। इस आर से ये एक पावर कैंसिल, m से m कैंसिल, तो मेरे पास r की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, पहले हमने लिखा जी एम बाय आर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर, इन दोनों को इंटरचेंज कराया तो हमारे पास r की वैल्यू आई जी एम बाय वी नॉट का स्क्वायर। तो इस रेडियस से इस रेडियस के ऑर्बिट में छोटा वाला मास मेरे कैपिटल मास के अराउंड चक्कर लगा रहा होगा, ठीक। चलो सुपरपोजिशन के एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन क्या है, और यहां मेजरली क्या गलती होगी वो भी समझना। उसने क्या बोला है, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दी पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल पे निकाल लो। तो मेरे पास 4 पार्टिकल दे रखे हैं। अब मेन गलती जो हम लोग इसमें करते हैं वो क्या है कि ये भूल जाते हैं कि जो फोर्स है वो मेरे पास वेक्टर है, तो उसको वेक्टर के हिसाब से ही हमें रखना है। मैंने लिए m, और हमने बोला है कि किसी भी एक m पार्टिकल पर फोर्स निकालो, तो हमने इसको कंसिडर करा कि इस पे फोर्स निकालते हैं। तो ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये मास भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये सेपरेशन उसने हमें क्वेश्चन में a दे रखा है, ये सेपरेशन भी उसने हमें क्वेश्चन में a दे रखा है, a b c और d। अब देखो कहने को तो हमें पता है कि स्क्वायर का डायगोनल √2a आना है, ठीक, लेकिन ये भी हमें पेपर में निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो हमने लिखा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अपने पास ए सी की वैल्यू आई √2a। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले 1 ए और बी वाले का बीच में और ए और डी वाले के लिए, ठीक। तो जब हम लोगों ने ए से बी के लिए बात करी तो ये कितना हो गया हमारे पास जी, दोनों का मास सेम है तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है इसकी पॉजिटिव आई। फिर हमने लिखा f a से d के लिए,
तो ये कितना आया हमारे पास, जी सेम m²/a², और उसने उसको अट्रैक्ट करा है j डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव j। यहीं तक अप्रोच रखते हैं, पहले मैं मैग्नीट्यूड निकलवाती हूँ। अब उसने हमें क्या बोला है, ये दोनों i और j परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वेक्टर में याद करो जब हम लोगों ने पढ़ा था रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, r = (a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री है तो cos 90 0, तो ये पूरी टर्म 0। अब ए बी और ये दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या आया, r = (a² + a²) कितना बन जाएगा ये, √2a। किस डायरेक्शन में जाएगा ये हमारे पास, डायगोनल में जाएगा। तो इसको मैंने F1 फोर्स बोला, इसको मैंने F2 फोर्स बोला, ये हुआ F1, ये हुआ F2, इसको हमने F3 नाम दे दिया, और जो इन दोनों का नेट निकला उसको हमने F' बोला। तो मेरे पास F' कितना आया, √2 gm²/a²। जब आपने F3 लिखा तो F3 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, मैग्नीट्यूड देखो, mm दोनों सेम है, तो gm², आपने इन दोनों का सेपरेशन कितना निकाला है, √2a का, तो ये कितना हो गया, √2a का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू आई, gm²/2a²। अब F' भी इसी डायरेक्शन में है और F3 भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों वैल्यूज ऐड ऑन हो जाएंगी। तो मेरे पास F नेट कितना आया, F1 F3 + F', तो ये कितना बना, gm²/a² + √2 gm²/a²। और आप क्या करोगे, इसमें से gm²/a² को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, √2 + 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ध्यान ये रखना है कि आपको वेक्टर्स है ये डायरेक्शन कंसिडर करनी है, बिना डायरेक्शन कंसिडर करे ऐड करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा हमारे पास, ठीक। चलो इसके एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने बोला है 3 इक्वल masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle। अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टिसेस पर हमने m मास रखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m। एक फोर्स बतानी है जो 2m पर लग रही है और वो सेंटरॉइड पर रखा है, तो हमने इसको लिया 2m। सेंटरॉइड का सेपरेशन पॉइंट G है और सबकी वैल्यूज उसने हमें 1 1 दे रखी है, तो हमने क्या लिखा, इधर से ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और उसने हमें ये भी 1 मीटर दे रखा है। अब इस पॉइंट को उसने हमसे नाम दिया G। मैंने इनकी नेमिंग करी, इसको मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट, इसको मैंने बोला 2 और इसको मैंने बोला 3, ठीक। अब हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है, तो F1 वाले ने इस G को अट्रैक्ट करा अपनी तरफ, इसको नाम दिया हमने F1 फोर्स, इसको नाम दिया मैंने F2 फोर्स, और इसको हमने नाम दिया F3 फोर्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, लेकिन जब भी मैं उसको सेंटरॉइड के पॉइंट से डाल रही हूं तो वो बाइसेक्ट कर देगा एंगल को, तो बाइसेक्ट करा तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो जो फोर्स है उसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे हमारे पास, क्योंकि प्लेन में तो था नहीं, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। और जो दूसरा वाला है उसके कंपोनेंट्स क्या ब्रेक होंगे, F3 के, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, तो ये भी 30 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। F1 कितना हो जाएगा अपने पास, देखो F1 इज इक्वल्स टू G इंटू 2m², G इंटू 2m इंटू m बाय 1² J कैप, तो ये कितना आया हमारे पास, 2gm² J कैप। नीचे आए F2 पर, F2 के कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं साथ साथ, ऊपर वाला कंपोनेंट मुझे कॉस देगा, नीचे वाला कंपोनेंट मुझे साइन देगा।
कॉस भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, साइन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2gm स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, यहां मैंने लिखा माइनस कॉस 30 आई कैप माइनस साइन 30 जी कैप। सिमिलरली मैंने F3 के लिए लिखा 2gm स्क्वायर, आई कॉम्पोनेंट प्लस बन गया और J अभी भी नेगेटिव में ही था, माइनस 30 जे कैप। अब उसने हमसे क्वेश्चन में F नेट बोला था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। चलो इन तीनों का ऐड कर लेते हैं, अपने पास क्या आएगा F नेट इज इक्वल्स टू 2gm स्क्वायर जे कैप प्लस 2gm स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू माइनस √3/2 आई कैप साइन 30 माइनस 1/2 जे कैप प्लस 2gm स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, प्लस √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। आई कैप कॉम्पोनेंट प्लस नेगेटिव है, प्लस और नेगेटिव के हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जे कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, देखो 2gm स्क्वायर जे कैप, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस gm स्क्वायर जे कैप, ये भी माइनस gm स्क्वायर जे कैप। तो मेरे पास F नेट एट सेंट्रॉइड कितना आया, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से 0 न्यूटन का। अब हम बात करते हैं बी पार्ट में। तो देखो बी पार्ट में उसने अपने को क्या बोला है, बी में उसने बोला है फोर्स बताओ अगर मैंने वर्टिस ए को डबल करा है। वर्टिस ए को डबल करने का मतलब क्या है कि वहां पे अब मास m का ना होके 2m का है, तो मेरे पास F1 कितना बन जाएगा नया वाला, G इंटू 2m बाय 1 स्क्वायर और जे कैप डायरेक्शन, तो ये क्या बना मेरे पास 4gm स्क्वायर जे कैप। अब हमने ये तो पढ़ाई था कि किसी दूसरे मास के आने या जाने से मेरे बाकी वाले फोर्सेस पर फर्क नहीं पड़ता, तो F2 डैश F2 के ही बराबर है और F3 डैश F3 के ही बराबर है। तो F नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, F नेट इज इक्वल्स टू 4gm स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये I और I तो पहले चलो लिख ही लो आप, 2gm स्क्वायर माइनस √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 2gm स्क्वायर √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। अपने पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है, I और I, तो मेरे पास F नेट क्या बच रहा है यहाँ, F नेट इज इक्वल्स टू 4gm स्क्वायर जे कैप माइनस gm स्क्वायर जे कैप माइनस gm स्क्वायर जे कैप। तो 4 में से 2 गए, बचा 2, तो अब F नेट कितना हो गया 2gm स्क्वायर जे कैप। जब हमारा सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो 0 आ गया, नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब कोई फोर्स लगेगी और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, जे कैप में विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2gm स्क्वायर। ठीक, अब जो हम अपना अगला टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन करना है, क्या क्या चीजें हैं, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग जो डिफाइन करते हैं, पहले इसका देखो, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट मास। ठीक है, हम इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल्स टू F बाय M होता है, वेक्टर क्वांटिटी है अपने पास, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसकी SI यूनिट कितनी बनी हमारे पास, ms-2 और डायमेंशंस आई हमारे पास m0 l1 t-2, ये हो गए हमारे पास इसकी डायमेंशंस। अब समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं कितनी इंटेंसिटी से, मतलब जो मेरी इंडिविजुअल बॉडी है वो कितनी इंटेंस है कि वो एक यूनिट मास को अट्रैक्ट कर सके। तो हमारे आसपास एक फील्ड होता है,
ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था कि वो स्पेस, जिस स्पेस में एक दूसरे के ऊपर बॉडीज फोर्स लगा सकते हैं, उसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस बोल दिया। अब उस फील्ड स्पेस में दो चीजें आती, इंटेंसिटी भी और पोटेंशियल भी। पोटेंशियल हम अभी आगे देखेंगे। तो इंटेंसिटी कैसे बोला कि एक यूनिट, एक मास पे, एक पॉइंट मास पे जो फोर्स लग रही है वो इंटेंसिटी है, कि कितना इंटेंसिटी से मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूं। तो जब हम पॉइंट मास के लिए डिफाइन करते हैं, फॉर अ पॉइंट मास, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और यहां पे कोई पॉइंट मास रखा है p पॉइंट पर, ठीक। तो ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो I क्या था हमारे पास, F बाय m। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, gm बाय आर स्क्वायर, ठीक। डायरेक्शन माइनस आर कैप, माइनस क्या साइन दिखा रहा है, माइनस इंडिकेट करता है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर और ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है। या फिर आप ऐसे बोल दो कि इसकी डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं जिनके लिए मुझे ये बताना होता है फॉर्मूला। देखो, सबसे पहले हम हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है कि सारा का सारा मास जो है वो आपने बाहर कंसिडर करा है। तो इसके हम तीन रीजन बताते हैं, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। ई आउटसाइड, ई आप लोग 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आउटसाइड, ई एट सरफेस और ई इनसाइड। तो जब हम लोग आउटसाइड के लिए बोलते हैं तो आई जो आउटसाइड में आएगा वो क्या आएगा आपका, माइनस जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, की जो सेंटर से मेरा इसका सेपरेशन है, ठीक है। आई जब आप सरफेस की बात करोगे तो वो आएगा माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर, ठीक। और जब हम लोग बात करेंगे इनसाइड की, तो इनसाइड के लिए हो जाएगा ये 0। तो हमारा जो इसका ग्राफ जाता है वो ग्राफ भी हमारा कैसा जाएगा, इनसाइड तो 0 है, इधर आई इधर आर, इनसाइड 0, तो अंदर तो कुछ भी नहीं है अपने पास। और जैसे ही सरफेस से जाएगा तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये तो हुआ हमारे पास ये वाला ग्राफ। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो देखो ये हमने एक स्फीयर बनाया, सॉलिड स्फीयर है मतलब अंदर से भी क्या है, ये भरा हुआ है। इसमें भी हमने तीन रीजंस लिए, आई इनसाइड, आई एट सरफेस और आई आउटसाइड। आई इनसाइड कहीं हम यहां पे बात करेंगे, सेपरेशन आर, और इसका सेपरेशन भी अपने पास क्या है, आर है, ठीक है। अब इसमें देखो ये कैसे वेरी करेगा। सबसे पहले वही आई आउटसाइड अगर मैं लिख रही हूं तो आई आउटसाइड कितना हो जाएगा मेरे लिए, माइनस जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स दी सेंटर जा रहा है ये। जब आप आई एट सरफेस लिखोगे तो हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, और जब मैं आई इनसाइड लिख रही हूं तो ये आएगा माइनस जी एम स्मॉल आर बाय आर क्यूब। अब इसका ग्राफ कैसा जाएगा, देखो इधर आर, इधर मेरा इंटेंसिटी दिखाएगा ये। अब इनसाइड में क्या हो रहा है, मैं आर के साथ बढ़ रही हूं लगातार, तो आर के साथ इंक्रीज और फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये आउटसाइड वाले रीजन में। ये हो गया हमारा इंटेंसिटी का ग्राफ। इंटेंसिटी जो है आपकी फोर्स की तरह ही, अगर मेरे को मल्टीपल मासेस की वजह से सिंगल मास पे निकालनी है तो आई नेट इज इक्वल टू I1 I2 I3 सबको एड ऑन करेंगे वेक्टर की तरह, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था ना, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन करा था कि जो अर्थ की तरफ हम लोग एक्सेलरेशन ले रहे थे वो क्या था हमारे पास, जी था। तो अब देखो यहां पे ये अर्थ है अपनी, ठीक है,
और यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है जिसका मास है m और ये अर्थ है, अर्थ का मास हुआ me। अर्थ की रेडियस RE है। अभी हमने ना जो ये हाइट ली है ये बहुत कंपैरेटिवली स्मॉल हाइट है, ऐसा ले लो, चलो बहुत पास ले लो और ताकि आपको दिक्कत ना हो थोड़ा। मैंने बोला मेरा जो स्मॉल मास है वो काफी यहाँ पे है कि जो ये आपका सेपरेशन है h वो वेरी 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 स्मॉल देन है रेडियस ऑफ अर्थ से। तो अगर ये मास को मेरी अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी तो मैं g क्या लिखती, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी और इनका सेपरेशन RE का स्क्वायर लिख देती। क्यों? क्योंकि मेरा h तो बहुत स्मॉल था। अब क्या मेरी इस बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो mg भी लग रही है? बिल्कुल। और ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही है, मेरी बॉडी को बैलेंस कर रही थी। तो हमने देखा कि ये फोर्स बराबर ही है इसके, तो हमने इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट करा। तो mg किसके बराबर आया, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व करा तो स्मॉल मास से स्मॉल मास क्या हो गया, बॉडी का कैंसिल, g इज इक्वल टू me बाय RE का होल स्क्वायर आया। जब मैंने मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी तो हमने देखा कि g की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब मैं ये वैल्यू ऑलरेडी यूज कर रही थी और न्यूमेरिकल्स में हम कहीं कहीं 10 भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हर जगह वैल्यू 9.8 लो अनटिल अनलेस उसने ना दिया हो आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मुझे इसकी बात करनी थी डेंसिटी के साथ, तो हमने देखा कि किसी भी मान लो कि उसने अर्थ दिया ही नहीं, किसी दूसरे प्लैनेट की बात कर ली, तो यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। किसी बॉडी के लिए हम मास क्या लिखते हैं, डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब लिखते हैं। तो जो g है वो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, g इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा, डेंसिटी रॉ यहाँ आया 4/3 पाई r। इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी और r पे डिपेंड करता है, शेप पे और साइज पे बॉडी का, इस तरीके से, ठीक। शेप तो स्फेयर ही है, साइज पे वो हमारा r से डिपेंड करेगा उसके। तो ये हुआ हमारा g की बात, और यहाँ पे जो हमारा ये g था ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके दो स्पेशल बातें हैं कि ये हाइट के साथ कैसे वेरी करेगा और ये आपका डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगा। कुछ सिग्निफिकेंस में मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से भी रिलेट कर सकती हूँ। देखो कैसे, हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू क्या है, F/m, मैं अभी मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ सिर्फ, है ना, और F इज इक्वल्स टू mg था, मतलब g भी किसके बराबर है, F/m के। तो जो मेरी इंटेंसिटी और g है वो सेम सिग्निफिकेंस दे रही थी, ऐसा बोला जा सकता है। अब बात करते हैं हम आगे कि हाइट के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस है RE। अब आप कोई भी सेपरेशन लोगे तो अर्थ के सेंटर से लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मेजरली गलतियां यही होंगी कि सेपरेशन आप सरफेस से ले लोगे, वो गलत हो जाएगा। अर्थ के सेंटर से ही सेपरेशन लेना है। मैंने बोला मेरी बॉडी जो है वो यहां कहीं रखी है H सेपरेशन पर, तो अब आप मेरे को G बता दो कितना होगा, ठीक। तो अगर मैं G एट हाइट लिखती तो फॉर्मूला तो बेसिक सही रहा, क्या, G m डिवाइडेड बाय R ऑफ मास ऑफ अर्थ, R ऑफ अर्थ, H का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल सेपरेशन कितना बन गया अब मेरे पास, टोटल सेपरेशन बना RE प्लस RH, करेक्ट। अब इसमें से मैंने RE को कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, G मास ऑफ अर्थ, RE अगर मैं यहां से कॉमन निकाल रही हूं तो स्क्वायर के साथ बाहर आया,
प्लस h के साथ तो आर ही था ही नहीं, तो वापस सेम इक्वेशन बनाने के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, ध्यान करो, हमने लिखा था g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज मेरा एक्चुअल g का वैल्यू, तो g एट एनी हाइट h कितना आ जाएगा मेरे पास, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय आर ई का होल स्क्वायर। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक, अब इसका स्पेशल केस क्या बनेगा, एक देखो, अगर मैं ये वाला फैक्टर ऊपर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आया, g एट एनी हाइट h इज इक्वल टू g 1 प्लस h बाय आर ई की पावर -2। अगर मेरी हाइट कंपैरेटिवली वेरी लो है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो हम लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा 2HRE। ये सिर्फ कब लगाना है, जब हाइट वेरी स्मॉल देन हो रेडियस ऑफ अर्थ से, अदरवाइज वी विल गो विद दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें उसने क्या बोला है, अब कैसे हो रहा है, अच्छा ग्रेविटी हाइट के साथ जैसे जैसे मेरा सेपरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये डिनोमिनेटर फैक्टर बढ़ रहा है अपना, और अगर ये डिनोमिनेटर फैक्टर बढ़ेगा तो मेरी GH क्या होगी, डिक्रीज होगी विद हाइट, G डिक्रीजेस। चलते हैं अब डेप्थ के साथ, देखो ये अर्थ, मैंने इससे एक D डेप्थ नीचे बात करनी है, ये D हो गया, तो अपना सेंटर से सेपरेशन कितना आएगा, सेंटर से सेपरेशन आया R माइनस D का। अगर मैं इंटेंसिटी से रिलेट करूं तो इंटेंसिटी में हमने क्या लिखा था, I जो सॉलिड के लिए लिखा था, देखो GMR कितना ले रहे हो, टोटल R क्यूब, यही लिखा था। तो मैं अगर यहां बात करूंगी, क्योंकि मैंने बोला कि इंटेंसिटी के जैसा ही है G, अगर सिग्निफिकेंस लेना है तो हमारे पास G क्या है, G इज इक्वल्स टू GM, है ना, और सेपरेशन कितना बना R की जगह, R माइनस D, रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ, और नीचे मेरा टोटल RE का क्यूब। क्लियर, अब मैंने इसको थोड़ा पावर्स को एक दूसरे के साथ रीअरेंज करवाया, नीचे मैंने इसको लिखा RE का स्क्वायर एक तरफ और RE माइनस D बाय RE एक तरफ लिख लिया मैंने। तो ये GM बाय RE तो मेरा एक्चुअल G था, तो ग्रेविटी एट एनी डेप्थ D कितना हो गया मेरे पास, G RE बाय RE 1 माइनस D बाय RE। तो जैसे जैसे मैं डेप्थ में जाऊंगी विद डेप्थ भी जो मेरा G है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेप्थ कहां से देख रहे हैं हम, सरफेस ऑफ अर्थ से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, आ जाओ। पहले क्वेश्चन पर उसने क्या बोला है, एट विच हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी हाइट पर बोल रहा है, मतलब अपने को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू जो सरफेस ऑफ अर्थ पर थी। मतलब वो कह रहा है कि जो GH है वो मेरी 1/4 टाइम्स ऑफ G है, किस हाइट पर, ये पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, GH इज इक्वल्स टू G 1 प्लस H बाय RE का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। GH की जगह क्या लिखा मैंने, G/4 इज इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H बाय RE का होल स्क्वायर। G से G क्या हो गया, कैंसिल। अपने पास क्या आया, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस H बाय RE का होल स्क्वायर। दोनों डिनोमिनेटर है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट सॉल्व करके 1 प्लस H बाय RE, इससे स्क्वायर हटाया तो इसका रूट हुआ, दैट इज 2। तो H बाय RE किसके बराबर आया मेरे पास, 2 - 1, तो H की वैल्यू किसके बराबर आई, RE के। मतलब अगर मैं
रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर चली जाऊं, मतलब 6400 किलोमीटर जितना मैं सरफेस से ऊपर चली जाऊं, तब मेरी ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g/4 हो जाएगी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर देखो। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 2r। अब उसने हमें क्या दे रखा है, हाइट h इज इक्वल्स टू कितना, 2r, मतलब मैं ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर गई हूं, फ्रॉम द सरफेस कितना होगा, तो वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में, gh इज इक्वल्स टू g1 प्लस h बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या आया, g1 प्लस 2r बाय r का होल स्क्वायर, r से r कैंसिल, क्या बना, gh इज इक्वल्स टू g/2 + 1 इज 3 का स्क्वायर, मतलब हाइट पर कितनी वैल्यू हो जाएगी अब, g/9। कब, जब मैं अर्थ के रेडियस के ट्वाइस ऊपर जाऊं, सरफेस से इतना ऊपर गई हूं मैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर देखो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ डेटा चेंज करा है, सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा एक्सरसाइज में। देखो, अ बॉडी वेट्स 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मैंने अर्थ के सरफेस पर 72 न्यूटन रिकॉर्ड करा है, मतलब F इज इक्वल्स टू, मतलब वेट इज इक्वल्स टू mg, सरफेस ऑफ अर्थ पर g ही रखा, कितना है 72 न्यूटन। अब उसने बोला है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब मेरी जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है, तो हमारा GH निकालो पहले, इस पे कितना आएगा, g1 प्लस h/r का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, हमने वैल्यू रखी g1 प्लस रेडियस बाय 2 था, r का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट करा, एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 1 + 1/2 का 3/2, तो ये आया 3/2 का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू बन गई हमारी, 4g/9, ये तो मेरी GH वैल्यू आ गई। अब उसने यही तो पूछा है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो mgh, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मास से, ऐसे सबसे इजी तरीका है ये। तो ये हुआ 4/9 इंटू mg, ये मेरा वेट हो गया इस पे, तो मेरे पास ये वाली फोर्स ही तो है, कितनी बन गई 4/9, mg कितना दे रखा था 72, 9 8 = 72, आंसर कितना आ गया 32 न्यूटन। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद उसने 72 की जगह 63 64 कुछ तो डेटा दे रखा था। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब उसने क्वेश्चन क्या दिया है, एट वॉट डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या पूछ रहा है वो मुझसे, d की वैल्यू, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 75%, g डिक्रीज कर गया है कितना 75%। अगर 75% डिक्रीज कर गया तो रिमेनिंग g कितना है एक्चुअली, तो g एट d इज इक्वल टू g माइनस 75% ऑफ g हुआ, तो ये कितना आएगा g माइनस 75/100 g, दैट इज 25g/100। तो हमें डेप्थ निकालनी है, डेप्थ पे फॉर्मूला क्या था अपने पास, g1 माइनस d/r, कितना हो जाएगा ये 25g/100 इज इक्वल्स टू g1 माइनस d/r, g से g कैंसिल, 25 से 100 कैंसिल किया तो 1/4, तो ये आया 1 माइनस d/r इज इक्वल्स टू 1/4। तो d/r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 माइनस 1/4, तो d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज 3/4 r। इतनी डेप्थ पर जब मैं जाऊंगी तो मैं 75% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लूज कर चुकी होंगी, इसका मतलब बची कितनी थी, सिर्फ 25g बची थी मेरे पास। ठीक है, यहां तक हुआ, हमने फोर्स पढ़ लिया, इंटेंसिटी पढ़ ली और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ,
चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज gravitational potential energy is defined as amount of work done in bringing a mass from infinity to a point without changing its kinetic energy। अब देखो कैसे, हमने पढ़ा था दो बॉडीज के बीच का फोर्स कितना होता है, G बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास वर्क डन कितना है, छोटा सा FDR होगा। अब मैंने बोला यहां पे ये कैपिटल M ऑलरेडी रखा था, इसके रीजन में मुझे किसी दूसरे मास को लेके आना है, तो मैं उसको R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पर लेके आई। तो हमारे पास DW कितना हुआ, यहां से GMM बाय आर स्क्वायर DR। लिमिट कहां से कहां तक रखी हमने, R1 से R2 तक। तो मेरे पास वर्क डन कितना आया यहां से, -GMM बाय R2 माइनस G प्लस GMM बाय R1। अब ये याद रखना बहुत मुश्किल है, तो हमने इसलिए एक रेफरेंस सेट करा इंफिनिटी पे और उस पे वैल्यू ली हमने 0। तो जैसे ही इंफिनिटी पे वैल्यू 0 हुई तो मेरी एनर्जी कितनी बन गई, ये इंफिनिटी वाला पॉइंट R1 है, इस पे वैल्यू 0 होते ही मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो आया -GMM बाय R, दैट इज GM1M2 बाय R। ये बनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मुझे किसी सिस्टम के लिए निकालनी है तो देखो कैसे करेंगे। 3 सिस्टम के लिए समझाती हूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने M1 M2 और M3 3 मास लिए, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ये हुआ मेरे पास सेपरेशन R1, इसका सेपरेशन R2, इसको मास M3 लेना था, और ये सेपरेशन हुआ अपने पास R3। अब जब मैं M1 को लेके आई तो यहाँ कोई मास नहीं था, ठीक है, तो मतलब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, सीधा लाया और रख दिया। लेकिन जब मैं 2 को लेके आई तो ऑलरेडी मेरे पास 1 वाला जो मास है वो रखा हुआ था। तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है U12 वो कितनी बनी, -GM1M2 बाय R1। ऐसे ही जब मैं थर्ड वाले को लेके आई तो मेरा 1 वाला मास भी रखा है M1 और मेरा M2 वाला मास भी रखा है, मतलब उसने 2 के लिए काम करा। तो कितना हुआ 1 3, मतलब GM1M3 बाय R3, और U23 कितना हो गया अपने पास, -GM2M3 बाय R2। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई, U12 प्लस U23 प्लस U13 कितना हुआ, -GM1M2 बाय R1, फिर -GM2M3 बाय R2, और उसके बाद -GM1M3 बाय R3। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से मैं निकालूंगी। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम अर्थ के सरफेस से बात करेंगे ना, तो जो आप लोग ये नीचे वाला R सेपरेशन लोगे, ये फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ होना चाहिए। फिर वही गलती मत करना कि आपने सरफेस से लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा सेंटर से सेपरेशन लेना है, ठीक है। चलो आगे, अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, इट इज द amount of work done in bringing a unit mass from infinity to a point। किसी यूनिट मास को लाने में जो काम किया जाए वो पोटेंशियल है।
तो V इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट P डिवाइडेड बाय यूनिट मास। तो V कितना बना मेरा, GM बाय R। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट कैसे निकालोगे, वर्क डन है और हमारे पास क्या है, मास, तो जूल पर केजी। ऐसा यूनिट क्या बनी, जूल पर केजी। वर्क डन के लिए हम लोग डायमेंशन कितनी लिखते हैं, ml² T-2 डिवाइडेड बाय m है। तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी अपने पास, डायमेंशन आई यहां से m0 L² T-2। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। वैसे तो इसके जो मेन है, जैसे आपने इंटेंसिटी देखा और पोटेंशियल देखा, ये हम लोग क्लास 12th में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन एक छोटा सा रिलेशन है, I इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr होता है। ठीक है, डायरेक्शनल है, I इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, जिसमें I क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और V क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, अब चलते हैं हम कुछ टर्म्स में। जैसे हम लोगों ने वहां हॉलो और सॉलिड के लिए देखा था, तो ना यहाँ पे भी V को डिफाइन कर लेते हैं हॉलो और सॉलिड के लिए। फॉर हॉलो स्फेयर, ये हमारा हॉलो स्फेयर है, वही इनसाइड आउटसाइड वाली सारी कहानी। तो जब आप V आउटसाइड निकाल रहे हो तो आपके पास आएगा माइनस GM बाय R। आउटसाइड वाला रीजन यहां कहीं, GM बाय R। ठीक है, सरफेस पर जब आप जाओगे तो V एट सरफेस कितना आएगा, माइनस GM बाय R। और जब आप V इनसाइड की बात करोगे तो वो भी आएगा माइनस GM बाय R। यहां कहीं आपका इनसाइड है, ये सरफेस है, ये आउटसाइड है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा जाएगा, कांस्टेंट, सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज करेगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग सेम ग्राफ को लेंगे किसके लिए, सॉलिड के लिए। सॉलिड स्फेयर के लिए जब हम लोग बात करेंगे इसकी, तो सॉलिड स्फेयर में भी सेम चीजें जाएंगी। अब देखो सॉलिड स्फेयर के केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड स्फेयर, जब हम लोग सॉलिड स्फेयर की बात कर रहे हैं, ये लिया हमने, ये एम मास, वही 3 पॉइंट्स डिसाइड करे, आउटसाइड सेपरेशन आर, एट सरफेस, और एक इनसाइड सेपरेशन आर। ये मेरा सेंटर सी था। तो हमारे पास V आउटसाइड कितना आया, माइनस GM बाय R। V इनसाइड V सरफेस पे कितना आया हमारे पास, V एट सरफेस आया हमारे पास माइनस GM बाय R। और V इनसाइड आया हमारे पास माइनस GM बाय 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारा इनसाइड के लिए। अब जब हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, थोड़ा ऐसा सा इसका ग्राफ जाएगा। एक बार वैल्यू चेक करो आप इसकी, माइनस GM बाय R, स्मॉल r अगर हम लोग आउटसाइड पे हैं, इनसाइड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, माइनस GM बाय स्मॉल r। और जब हम लोग अंदर बात करेंगे तो माइनस GM बाय 2R क्यूब और 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये हुआ।
ये हमारी सारी कहानी हुई। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। देखो उसने सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल का सिस्टम है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें, तो मैंने सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया, इसकी साइड उसने हमें क्या दे रखी है L, 4 मास दे रखे हैं M M M। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मैंने बोला मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालती हूँ और नेमिंग कर दी मैंने इसकी 1 2 3 4। तो जब मैं सिस्टम का निकाल रही होंगी पूरा पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो कैसे 1 को लेके आने में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। जब मैं 2 को लेके आई तो ऑलरेडी 1 था मेरे पास, तो मेरे पास पहला आया U12 प्लस जब मैं 3 को लेके आई तो 1 भी है और 2 भी है, तो कितना हो जाएगा U13 प्लस U23 प्लस जब मैं 4 को लेके आई तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो 4 के लिए U14 U24 प्लस U34 हो जाएगा। अब U12 की वैल्यू लिखते हैं माइनस जी एम स्क्वायर, दोनों मासेस सेम है, डिवाइडेड बाय L। 13 डायगोनल है अपने पास, कितना हो जाएगा √2L, तो ये आया माइनस जी एम स्क्वायर बाय √2L। जब मैंने 2 3 के लिए लिया तो कितना हो गया माइनस जी एम स्क्वायर बाय L। U14 भी कितना है जी एम स्क्वायर बाय L। U24 भी डायगोनल है मेरे लिए, माइनस जी एम स्क्वायर बाय √2L। और U34 भी क्या है मेरे पास माइनस जी एम स्क्वायर बाय L। तो देखो जी एम स्क्वायर बाय L 1 2 3 4 है, तो मैंने लिखा -4 जी एम स्क्वायर बाय L। और रूट वाले 2 फैक्टर्स है, तो -2 जी एम स्क्वायर बाय √2L। इससे इसको कैंसिल करा, क्या आया √2। तो अपने पास वैल्यू कितनी हो गई माइनस जी एम स्क्वायर बाय L कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस √2। √2 की वैल्यू भी रख सकते हो आप 1.414, तो 5.41 समथिंग वैल्यू आ जाएगी, इतना जूल आया। अब हम बात करते हैं, उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, आप पोटेंशियल बताओ सेंटर ऑफ स्क्वायर पे। ये लिया, वही m मासेस थे सारे अपने पास, सेंटर पे बताना है, ठीक है। नेमिंग क्या थी 1 2 3 4। ये सेपरेशन मैंने बोला O तक बताना है, तो हमें पता है R1O प्लस RO3 इज इक्वल्स टू R13 था, तो मतलब ये कितना हुआ 2R1O, दोनों सेंटर से सेम सेपरेशन, और ये वैल्यू थी √2L, तो R1O की वैल्यू कितनी आएगी L बाय √2। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है तो सबको ऐड करेंगे, तो V नेट कितना है मेरे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, कितना हुआ माइनस जी एम बाय L बाय √2 माइनस जी एम बाय L बाय √2 माइनस जी एम बाय L बाय √2 माइनस जी एम बाय L बाय √2, तो ये कितना हो गया -4√2 जी एम बाय L जूल पर केजी, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंटर पर, ये हुई हमारी पोटेंशियल की कहानी। चलते हैं आगे। अब देखो उसने हमें क्या बोला है, इफ द गिवन सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m on the vertices of an equilateral triangle of side A is to be changed to side 2A। मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस पे हमने mm मास लिए हुए हैं, ठीक। इनकी साइड कितनी दे रखी है अभी हमें A और A। इसको मुझे चेंज करना है एक दूसरे ट्रायंगल में जिसकी साइड कितनी हो जाए 2A। मतलब कुछ तो काम किया होगा तभी तो साइड 2A हुई है, और हमें क्या पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। ये मेरे पास यू फाइनल है, ये मेरे पास यू इनिशियल, 1 2 3 मासेस उसमें भी वही, तो सबसे पहले हमने यू इनिशियल निकाला। तो यू इनिशियल कितना हुआ, 1 को लाने में तो कोई काम नहीं करा,
2 को लेके आए 1 की विसिनिटी में तो काम किया, तो ये आया U12। फिर 3 के लिए U13 प्लस U23 कितना हो जाएगा माइनस GM²/A, सारा सेपरेशन A ही है, माइनस GM²/A माइनस GM²/A, करेक्ट। तो मेरे पास U इनिशियल कितना आया 3GM²/A, ये तो हो गया U इनिशियल। अब चलते हैं हम U फाइनल की तरफ। जब हमने U फाइनल की बात करी तो वही U12 लिखा, U13 लिखा और U23 लिखा, कितना हो जाएगा माइनस GM²। अब सेपरेशन बदल के 2A हो गया है, माइनस GM²/2A, और इसमें भी कितना आया माइनस GM²/2A, तो ये कितना हो गया माइनस 3GM²/2A। अपने को निकालना है वर्क डन, तो अपने ने लिखा U फाइनल माइनस U इनिशियल, कितना हुआ माइनस 3GM²/2A माइनस GM²/A। एलसीएम लेते हैं, वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस GM²/2A प्लस 3GM²/A। एलसीएम गया 2, कितना हो जाएगा ये इधर बना 6, माइनस 3GM² प्लस 6GM²/2A। तो मेरे पास वर्क डन कितना आया 3GM²/2A का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है जो मैंने किया उसके सेपरेशन, उन दोनों के बीच के सेपरेशन को A से 2A तक बनाने के लिए। चलो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं, तो ध्यान रखना कंजर्वेटिव फोर्स में हमने पढ़ा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल थी हमारे पास। अब देखो जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है वो वर्क एनर्जी तो दोनों में ही लग रही थी। अ बॉडी ऑफ मास m kg स्टार्ट्स फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब कि मेरे पास इनिशियल कितना दे रखा है उसने 0 u फ्रॉम अ डिस्टेंस 2r अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। मतलब ये अर्थ है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट यहां से जिसका सेपरेशन कितना है 2r यहां से फॉल करना शुरू करता है। What is its kinetic energy when it has fallen to a distance r above the earth surface? जब वो यहां पहुंचा that is r distance above, तो आप मुझे ये बता दो कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है। मैंने आपको हर बार बोला है जो आप सेपरेशन लोगे वो कहां से लोगे, सेंटर से लोगे। तो जब मैंने k इनिशियल लिखा तो हमारे पास u 0 है, तो हमारे पास k इनिशियल आता है u स्क्वायर दैट इज 0। अब मैंने u इनिशियल लिखा तो क्या हो जाएगा माइनस g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय 2r प्लस r की उसकी कितनी है रेडियस दैट इज 3r। सिमिलरली मुझे k फाइनल तो निकालना ही है और अपने पास u फाइनल कितना बना माइनस g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय, अब कितना सेपरेशन है r तो हाइट है और r रेडियस दैट इज 2r। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगी k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल, है ना। चलो इसमें वैल्यूज रखते हैं, तो मेरे पास k फाइनल माइनस GMM/2r इज इक्वल्स टू k इनिशियल तो 0 है, इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, k फाइनल प्लस u फाइनल इज इक्वल्स टू k इनिशियल प्लस u इनिशियल लिख लो आप ताकि दिक्कत ना हो। u इनिशियल कितना है अपने पास माइनस GMM/3r, तो हमारे पास k फाइनल कितना आएगा k फाइनल इज इक्वल्स टू GMM/3r प्लस GMM/2r। एलसीएम कितना गया 6, तो ये कितना हो जाएगा GMM/6r। ये आ गई हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब
यहाँ तक के हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो क्या क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कैप्लर्स लॉ, सैटेलाइट का टाइम पीरियड, सैटेलाइट की वेलोसिटी और एनर्जीज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी जो डेरिवेशंस है उस पर अपना कमांड बनाइएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।